हेलो, स्वागत करते हैं अपने चैनल वीएल क्लासेस में आप लोगों का। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 10 का फिजिक्स ऊर्जा के स्रोत के प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं और नाभिकीय घटनाओं के फलस्वरूप बना हुआ वैसा पदार्थ जिसके द्वारा मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उस पदार्थ को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है कि प्राकृतिक घटनाओं और नाभिकीय घटनाओं के फलस्वरूप बना हुआ वैसा पदार्थ जिसके द्वारा मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उस पदार्थ को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा ये प्राकृतिक है, पवन ऊर्जा प्राकृतिक है, जल ऊर्जा प्राकृतिक है, जीवाश्म ऊर्जा प्राकृतिक है, यूरेनियम मानव निर्मित है जो प्राकृतिक है, मगर इसको मानव यूरेनियम का अनेक प्रकार की ऊर्जा में अपना उपयोग कर रहे हैं। समझ गए? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा संकट क्या है, इसे समझिएगा। संकट, संकट किसको कहते हैं? संकट किसको कहते हैं बाबू? आफत को, है ना, आफत को। तो क्या है कि ऊर्जा संकट, जितना हमको मिलना चाहिए ऊर्जा, जितना उपयोग हम करते हैं उतना उपयोग नहीं हो रहा है, मतलब कि जितना उपयोग कर रहे हैं उतना पैदा नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? संकट आ जाएगा, आफत आ जाएगा। समझ गए? बढ़ती हुई जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा का खपत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना, दिन प्रतिदिन। लेकिन ऊर्जा स्रोत का भंडार तो सीमित है। जो भी एक कोयला हो, ये सब क्या है? पानी भी घट रहा है कि नहीं? सब क्या है? सीमित है। मगर इसका दिनों दिन आगे क्या हो रहा है? ज़्यादा खपत हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आखिरकार फिर क्या होगा? ये जो सीमित है ये लिमिट में है, लिमिट के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, और जैसे समाप्त हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्जा संकट कहेंगे, है ना। चलिए आगे आ जाइए। ऊर्जा स्रोत के दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देगा आपसे कि इनमें कौन नवीकरणीय, इनमें कौन अनवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका पुनः चक्रण होता है, मतलब वो दोहराते रहता है, उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय है। लकड़ी को भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा गया है, क्योंकि एक पेड़ नष्ट होने पर उस स्थान पर दूसरा पेड़ लगाया जा सकता है, लेकिन जंगल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिए फंसाने वाली बात है। लकड़ी हो गया नवीकरणीय और जंगल हो गया अनवीकरणीय, याद रखिएगा। चलिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका पुनः चक्रण नहीं होता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जंगल, कोयला प्राकृतिक खपत होने के बाद कोयला फिर वहाँ पर रहेगा? नहीं रहेगा। फिर कोयला बनता है भी लाखों वर्षों बाद, जो है मानव और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, हवा की अनुपस्थिति में वो कोयला का निर्माण होता है ना। चलिए, ऊर्जा स्रोत दो तरह से उपयोग किया जाता है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरा के मतलब ये होता है, मतलब कि अच्छा तरीका से, है ना। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका उपयोग बहुत दिनों से होते आ रहा है उसे परंपरागत। हमारे बाबे जी ने कहता है परंपरा हमारा चलता आ रहा है कि हम अंधेरिया में शादी होता है, इंजोरिया में नहीं होता है, हम हर एक मंगल के हमारे यहाँ पूजा होता है, परंपरा चलते आ रहा है। उसी जैसे उपला, जिसको गोईठा कहते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका उपयोग उपकरण और यंत्रों द्वारा किया जाता है। उपकरण समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ हो उसका यंत्र वही हुआ, उसमें उपयोग होता है। चलिए उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का, जैसे सौर सेल यंत्र है कि नहीं, बायोगैस, इसको केमिकल द्वारा तैयार करते हैं, रासायनिक सेल, बैटरी, इसका सब यांत्रिक चीज़ है। भूतापीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, है ना। चलिए, ईंधन
क्या है ना, वैसा पदार्थ जिसे हवा में जलने से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, चारकोल, कोक इत्यादि। ऐसे पूछता है कि आदर्श ईंधन क्या है, तो आदर्श माने अच्छा, आदर्श माने क्या, अच्छा, जो जलने पर ज़्यादा ऊष्मा दे, जिसमें कम लागत लगे, जो हर जगह उपलब्ध हो, जो जलने पर अपशिष्ट अशुद्धि कम बचे, धुआं कम दे, ये सब आदर्श ईंधन है ना। ईंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन वैसा ईंधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे प्राथमिक ईंधन कहते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब प्राकृतिक ईंधन है। वैसा ईंधन जो भंजक और आसवन किया जाता है। भंजन या आसवन क्या है कि कोई जैसे लकड़ी है और लकड़ी से जितना भी द्रव्य है, पानी जो है उसको चूस कर निकाल देते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, भंजन, जो आपको आगे हम बता देंगे। भंजन या आसवन समझ गए। कोई चीज़ जैसे है लकड़ी, कच्चा लकड़ी लेंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा तो क्या कहेंगे, उसको आसवन विधि द्वारा उस लकड़ी से पानी को चूस कर बाहर निकाल देंगे तो अब वो जलेगा, धुआं कम देगा, है ना। चलिए, ईंधन की तीन स्थितियां होती है। ठोस अवस्था का ईंधन, वैसा ईंधन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे ठोस अवस्था के ईंधन, जैसे कोयला, चारकोल, लकड़ी सब क्या है, ठोस ईंधन है। उसके बाद द्रव ईंधन, वैसा ईंधन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे पेट्रोलियम, किरोसिन, डीजल, ये सब द्रव है। गैस ईंधन, वैसा ईंधन जो गैस अवस्था में पाया जाता है, जैसे मीथेन क्या है, गैस है। देखिए, यह बता दिए आपको। लकड़ी का भंजन या आसवन किसको कहेंगे, जब लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है तो इससे अनेक प्रकार की पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार के क्रिया को लकड़ी का भंजन कहते हैं। जो अब क्या होता है कि उससे जो भी मतलब कि जलने में जो उसको रोक रहा है, विरोध कर रहा है, उसको क्या करता है, उस विधि से हम आसवन विधि से उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। चलिए, चारकोल लकड़ी के तुलना में सर्वोत्तम है कैसे, क्या कह रहा है, चारकोल जो है लकड़ी के तुलना में सर्वोत्तम है कैसे। चारकोल में वाष्पशील पदार्थ नहीं पाया जाता है। वाष्पशील माने वही जलने के बाद पनिया जो देखते हैं, लकड़ी उकड़ी जलता है तो पानी देखिएगा निकलता है, तो उसमें नहीं पाया जाता। जब नहीं पाया जाता है तो ज़्यादा जलेगा, है ना। ये तो सोचने वाली बात, वाष्पशील नहीं पाया जाता है। इसका ज्वलन ताप निम्न होता है, इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, ऊष्मा ज़्यादा देती है तब जल्दी खाना बनता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लकड़ी की तुलना में चारकोल सर्वोत्तम है। जीवाश्म ईंधन, जीव जंतु, जीवाश्म माने जीव जंतु पेड़ पौधा से जो पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, जो अपघटित होता है, मिलता है। जीव जंतु और पेड़ पौधे हवा की अनुपस्थिति में, हवा वहाँ पर नहीं रहेगा, उच्च दाब होना चाहिए उच्च, और ताप पर अपघटित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कोयला, आकस्मिक घटना मतलब एकाएक घटना, जिसको भूकंप कहते हैं, सब प्राकृतिक घटना। किसी आकस्मिक घटना के कारण पेड़ पौधे तथा जीव जंतुएं पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं तो हवा की अनुपस्थिति में ताप और दाब के प्रभाव से कार्बनीकरण की क्रिया होती है, तो इस क्रिया के फलस्वरूप कोयला का निर्माण होता है। वैसा क्रिया जिसके द्वारा वनस्पति पदार्थ कोयला में बदल जाता है। वनस्पति पदार्थ, वनस्पति पेड़ पौधा, जंगल उंगल, उसे नवीकरणीय कहते हैं। कार्बन के मात्रा के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन होगा, ये भी पूछता है। पीट 60% कार्बन है, जितना कम कार्बन उतना उसको जलने में प्रॉब्लम होगा। लिग्नाइट 67%, बिटुमिनस 88%, एंथ्रासाइट 94% कोयला है। तो सबसे इसमें अच्छा कोयला कौन हो गया, एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 94%। उसके बाद आता है जीवाश्म ईंधन के उपयोग से लाभ, है ना। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। लगभग 60% ऊर्जा कोयला से 27%, पेट्रोलियम से तथा 7% ऊर्जा प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है।
प्राप्त किया जाता है, क्या जीवाश्म ईंधन है ना, किया जाता है। और शेष ऊर्जा की प्राप्ति उपला, कोयला, गोईठा उठा, लकड़ी इत्यादि से होती है। जीवाश्म ईंधन के द्वारा कम खर्च में ऊर्जा की प्राप्ति सुगमता पूर्वक आसानी से उपलब्ध हो जाता है ना। जीवाश्म ईंधन के द्वारा एनटीपीसी, रेल इंजन, कल कारखाना इत्यादि का संचालन होता है, चलता है। पहले कोयला से चलता था ना ट्रेन, अभी भी चलता है मगर अब नहीं चलता है, अब तो आ गया डीजल, इलेक्ट्रिक आ गया है, इलेक्ट्रिक। कोयला से जलता था, प्रदूषित ज़्यादा होता था वायुमंडल। इस पर सरकार और वैज्ञानिक शोध करके कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। जीवाश्म ईंधन से हानि, जीवाश्म ईंधन को जलने से वायुमंडल प्रदूषित हो जाती है। जीवाश्म ईंधन को जलने से अम्लीय वर्षा होती है, जो बहुत खतरनाक होता है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। हरितगृह प्रभाव का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है। वातावरण भी हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है। जैविक प्राणियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है जीवाश्म ईंधन जलाने से। चलिए आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव गैस या बायोगैस क्या है। जब जीव जंतु के मलमूत्रों समझ रहे हैं ना, को जल के उपस्थिति में ऑक्सी बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, ऑक्सी बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन मिलाते हैं कि क्रिया तो इस क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इस गैस में मीथेन 55%, हाइड्रोजन 60.4%, CO2 35%, नाइट्रोजन 2.6% होता है। बायोगैस के अधिकतम मीथेन गैस की मात्रा 75% है, सबसे अधिक। चलिए आगे, इसमें से अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। बायोगैस बनाने की सिद्धांत, 4.25 किलोग्राम ताज़ा गोबर या 1 केजी सूखा गोबर को जल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण को अस्लरी कहते हैं। इस अस्लरी से 160 लीटर गोबर गैस बनता है। इसे 188 किलो कैलोरी उष्मा 188 किलो कैलोरी उष्मा प्राप्त होता है। जब 1 केजी सूखा गोबर जलाने पर 23.4 किलो कैलोरी उष्मा प्राप्त होता है, तो 540 डिग्री ताप देता है। देखिए 1 किलो सूखा गोबर से कितना कैलोरी, 23.4 किलो कैलोरी। गोबर के खाद में 0.75% नाइट्रोजन रहता है, जबकि गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ में 2% नाइट्रोजन रहता है। बायोगैस संयंत्र, वैसा संयंत्र जिसमें जीव जंतु के मलमूत्रों को अपघटित करने के बाद बायोगैस प्राप्त होता है, उसे बायोगैस संयंत्र कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, तैरता हुआ या अस्थायी टंकी वाला संयंत्र। वैसा बायोगैस संयंत्र जिसमें आवरण खोल रहता है, टंकी नियर, पानी टंकी नियर, अस्थायी होता है, उसे अस्थायी टंकी वाला बायोगैस कहते हैं। अगला है सौर सेल का उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। सौर सेल बैटरी की जो सौर प्लेटवा लगाते हैं, वही है सौर सेल। आंतरिक यान में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक यान में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, प्रकाश फैलाने में, यंत्रों के संचालन में, खनिज तेल के उत्पादन में, समुद्रों और द्वीप में प्रकाश फैलाने में। चलिए ये आज जो हुआ, ये ऊर्जा के स्रोत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा 2 नंबरिया कन्फर्म रहेगा, याद रखिए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।